जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी गैस्ट्रोएंटराइटिस पे और उसके ऊपर हमने काफ़ी लंबी डिस्कशन कर दी है। अगर आप बैठे हैं तो उस वक्त ऐसे लिख सकते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस पे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैसेज मैंने आपको दिया है वो ये कि जब डॉक्टर कोई दवाई दे तो उसका पूरा इलाज करें। जितने दिन उसने लिखे होते हैं वो इसलिए नहीं लिखे होते कि दवाई की कंपनी को फ़ायदा हो, बल्कि इसलिए लिखे होते हैं कि आपका पूरे तरीके से इलाज हो जाए और जो बैक्टीरिया वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और फिर नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अस्पताल कब जाना चाहिए, तो डॉक्टर साहब से करते हैं। जी, अस्पताल हर गैस्ट्रोएंटराइटिस के मरीज़ को ज़रूरत नहीं है दाखिले की, लेकिन जब जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि अगर सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस है उसमें है कि डॉक्टर असेस कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, तो उसको फिर लाजमन दाखिल करना चाहिए। सही। क्योंकि इट में लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी। लाइक यू सेड अर्लियर कि उसकी क्या हाँ कॉम्प्लिकेशंस जी, हो सकती बिल्कुल हैं। जी। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या गैस्ट्रोएंटराइटिस एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से हो जाता है? जी, इस तरह हो सकता है कि अगर एक मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके हाथ कंटेमिनेटेड हैं और दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है या बच्चों को ख़ास तौर पे प्यार करते हैं या करते हैं, इसमें ट्रांसमिट इजीली हो सकता है एक से दूसरे को। सही। जॉन्डस का अभी बात, एक कॉल भी आई थी। ए जी और ई के बारे में बताएं। जी आई थिंक दैट इज प्रीटी रैम्पेंट जी, नाउअडेज। बिल्कुल। ए और ई को जिसमें जिसको पीला जरकान जैसे कहते हैं, वो उसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेम है तकरीबन जो गैस्ट्रोएंटराइटिस का है। तो वो भी कई दफ़ा ऐसे भी होता है गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ आदमी को जरकान की कैफियत भी हो जाती है, शिकायत भी होती है, तो उसके लिए फिर ये कि तो हॉस्पिटलाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। सही। और ए और ई में ये होता है कि उसका कोई रेजिडुअल तो नहीं रह जाता ना वंस इट नहीं नहीं, गेट्स वो ट्रीटेड। हाँ जी तो बिल्कुल। बी और सी की तरह तो वो जी, नहीं बी और सी तो जो काला जरगान होता है वो तो एक क्रॉनिक सिटी में चला जाता है, लेकिन ए और ई जो होता है एक्यूट ही रहता है। हाँ, अलबत्ता ए है कि ए और ई में एक कंडीशन होती है एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, वो होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है और इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे मरीज को दाखिल करना चाहिए बजाय उसको घर भेजने के। सही। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दराब है। जी जी जी। मैं आपका शो देख रहा था। वैसे दरअसल ना हम जाते हैं अपने ना फार्म हाउस, अच्छा। तो वहाँ ना मेरे छोटे भाई को ना मच्छर ने काट लिया था। अच्छा, एक तो मच्छर उसको ने? फिर जी, एक मच्छर ने कि काफी सारे मच्छरों ने? काफी सारे मच्छर होते हैं तो वही ना काट लिया उसको। सही सही। तो उसको 2 दिन से बुखार है। हम्म। तो अब आप कोई बताएं ये क्या सिम्टम वाकई में मलेरिया का, एंड इफ इट इज देन व्हाट माइट बी द क्योर। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी। अच्छा, जिस तरह बच्चे बता रहे हैं कि ये जिस तरह कह रहे हैं कि एक मच्छर ने काटा है, तो एक मच्छर भी काफ़ी होता है मलेरिया ट्रांसमिट करने के लिए, तो बेहतर है कि इनको एंटी मलेरियल मेडिसिन ले लेनी चाहिए। खास तौर पे जब इनको अलामात भी शुरू हो गए कि बुखार और बुखार शुरू ठंड हो गया है। लगनी, तो जिसम कप की तारी हो जाती है, तो इनको बेहतर है कि एंटी मलेरियल का शॉट ले लेंगे। एंटी मलेरियल का शॉट खुद से ना लें, किसी डॉक्टर से मशवरा करके बिल्कुल लें। डॉक्टर से मशवरा करने आए, क्योंकि एंटी मलेरिया तो इतना कॉमन है कि ये तो खुद भी बाज़ औक़ात मरीज़ ले लेते हैं दवाइयाँ इसकी। आपके इन योर एरिया ऑफ प्रैक्टिस आजकल ज़्यादा पेशेंट्स किस चीज़ से आ रहे हैं जो हु आर अफेक्टेड बाय द मौसम? उसमें हमारे तो गैस्ट्रोएंटराइटिस के ज़्यादा आ रहे हैं और जिस तरह पीला जरकान अभी बताया कॉलर ने भी कहा है, तो उसके भी केसेस आते रहते और हैं। वजह बेसिकली ज़्यादा यही होती है, बाहर से खाना खाना। बाहर से खाना खाना पीना, जूसेस वगैरह, और जो ख़ास तौर पे जो कॉमन रूट है, ये जो पील्ड फ्रूट्स बिकते हैं ख़ास तौर रेडियों के ऊपर, ये बड़ा सोर्स है। इसके अलावा अमूमन ये होता है ना कि कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा मौसम है तो वो खट्टी मीठी चीज़ें और उसमें दही बड़े हो गए, हाँ उसके बिल्कुल ऊपर जो चीज़ें डलती हैं, इमली बिल्कुल की चटनी हो गई, बिल्कुल आलू बुखारे का शरबत ठंडा करने के लिए। सो आई थिंक कि ये चीज़ें घर में बना ली जाएं और बेहतर यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमें एक ईमेल आई हुई है साइमा की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर साहब से ये पूछें क्या लैक्टोज इंटॉलरेंस का इलाज है? लैक्टोज इंटॉलरेंस तो यूजली बच्चों में ज़्यादा इसका कॉमन हम है। थोड़ा सा नाजरीन को भी बता हाँ दें जी, क्योंकि काफ़ी ये प्रॉब्लम होता है हाँ, लोगों ये के एक अंदर। एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, तो ये इसका इलाज तो नहीं है, तकरीबन इससे बचाव का तरीका है कि वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिसमें ये तकलीफ बढ़ती है। तो बाय द एज जिस तरह बच्चा बढ़ता है तो बाद औक़ात इसमें वो रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन इसमें 100% इसका इलाज अभी नहीं है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज यूजुअली कि लैक्टेज की कमी होती है जी, और जिसकी वजह एंजाइम। से यानी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाँ जी हजम होने मुश्किल होते जी, हैं। बिल्कुल। और जब लें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उल्टियाँ और पेट में दर्द और पेट में प्रॉब्लम। दूसरा ये कि ये किसी भी एज पे किसी टाइम पे जाहिर हो सकता है। लेकिन यूजली बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चे तो जब पीते हैं मिल्क तो उससे फ़ौरन ही सिम्टम्स
सामने आ तो जाता उसके ऑल्टरनेट के तौर पे क्या देना चाहिए टू मेक अप फॉर द डेयरी डिफिशिएंसी या कैल्शियम डिफिशिएंसी ना हाँ, हो जाए? उसके ऑल्टरनेट तो यूँ कि मिल्क प्रोडक्ट्स तो फिर सारी अवॉइड करनी चाहिए जिसमें मिल्क को नहीं, बेसिकली, कुछ लोग जिसमें होते हैं वो सिर्फ दूध नहीं हजम कर पाते मगर दही हाँ दही, और दही जो मिल्क फैमिली है सारी, उसमें दही बेस्ट है हम्म कि उसमें जो फर्मेंटेशन होती है उसमें ऐसे रिएक्शंस होते हैं केमिकल, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ को दही दे के ट्राई करना चाहिए। अगर दही से प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर मिल्क की जगह दही ले, और फिर कैल्शियम की कमी के लिए वो कैल्शियम की टैबलेट्स हैं या सिरप्स वगैरह हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नादिया की ईमेल है, वो कहती हैं कि चूंकि बरसात है और इस मौसम में उनको बहुत ज़्यादा छींकें और एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो इसका मतलब शी इज़ एलर्जिक टू ये जो ह्यूमिडिटी की वजह से, तो उनको अब बरसात से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको है कि कम से कम जब बरसात का मौसम आए तो आउटडोर जाने से ज़रा कम परहेज़ करें, जब खास तौर पर बारिश हो रही हो, जब ह्यूमिड ज़्यादा हो। और अगर ज़्यादा सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो फिर एंटी हिस्टामीन्स हैं, एंटी एलर्जिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, अच्छा एंटी हिस्टामीन्स का ये बड़ा होता है एंटी एल्स का कि ये नींद लेके आती हैं जी, तो वो उनका एक ग्रुप है क्लास 1 और क्लास, लेकिन क्लास 2 और क्लास 3 की जो एंटी हिस्टामिन है वो कंपैरेटिवली नॉन सीडेटिव होते हैं। तो वो ऐसे मरीज जिनको को काम करना होता है या कोई मशीनरी चलानी होती है या कोई ड्राइविंग करनी होती है, तो ऐसों को फिर नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन जो क्लास 3 से बिलोंग करते हैं वो दिए जाते हैं। मतलब एंटी हिस्टामिन खा के ऐसे ही गाड़ी नहीं चलाने हाँ बैठ जी जाना बिल्कुल, चाहिए? हाँ बड़ा रिस्क है, गाड़ी की अवॉइड करनी चाहिए, कोशिश तो है कि ना करें। सही। अच्छा ये बताएं कि जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है जी। उन लोगों को कौन से टेस्ट कराने चाहिए? क्योंकि ये एक ईमेल है जिसमें काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यूरिक एसिड के लिए क्या टेस्ट कराना चाहिए और इलाज क्या है? यूरिक एसिड तो सिंपल सीरम यूरिक एसिड ही कराना चाहिए, ब्लड में होता है यूरिक एसिड, उसका टेस्ट करवाना चाहिए। और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें आर्थराइटिस हो जाता है, गाउटी आर्थराइटिस जिसे कहते हैं वो है। सही। और इसके लिए इलाज? इसकी इलाज ऐसी मेडिसिन हैं जो कि यूरिक एसिड को बनने नहीं देती, तो वो इस्तेमाल करनी चाहिए। बाद ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो कि यूरिक एसिड को जिस्म से इखराज करती हैं पेशाब के रास्ते, यूरिक ड्रग्स उनको कहते हैं। लेकिन प्रेफरेबली बेहतर है वो दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए जो उसकी बनने में हिंड्रेंस करती है। सही। कामरान साहब की ईमेल है कि मेरे बच्चों को बहुत वही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और ज़ुकाम लग जाता है और सुबह आंखों में से पानी निकल रहा होता है जिसकी वजह से स्कूल जाने से ये मुतासर होते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रही है तो किसी ENT वाले को दिखाना चाहिए, ENT डॉक्टर को, क्योंकि मे बी वो उनका कोई डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम हो या कोई टॉन्सिल्स हो या एडिनॉइड्स हो गले में जो कि बार बार रिपीटेडली इनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, तो बेहतर है उनको ENT से कंसल्ट करना चाहिए। ENT से। और एडिनॉइड्स निकाल देते हैं अगर ज़रूरी हो तो? शुरू में तो प्रेफरेबली नहीं निकालने चाहिए जिस हद तक एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अगर अल्टीमेटली बिल्कुल ही रिस्पॉन्स ना आए, रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, बार बार अटैक हो रहा है टॉन्सिलाइटिस का, तो फिर निकालने में हर्ज नहीं है। सही। टॉन्सिलाइटिस या एडिनॉइड्स? मैंने एडिनॉइड्स का सवाल नहीं, एडिनॉइड्स की तो रिमूवल की जाती है ना। ठीक है। अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं, एडिनाइटिस हो रहा है, तो उसमें तो फिर उसकी ट्रीटमेंट ये है कि उसको रिमूव कर दें। सही। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने सुना जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक लेक्चर दिया था कि गली सड़ी चीज़ें नहीं खानी, कई चीज़ें ताज़ी लग रही होती हैं मगर वो कैमोफ्लेज्ड होती हैं, वो वाकई उस वक्त तो बेहतर यही है कि वहाँ जाया ही ना जाए जहाँ पे बीमारी फल फूल रही है। रेडियों और ऐसी इवन इन गुड रेस्टोरेंट्स यू डोंट नो व्हाट द हाइजीन लेवल इज़। प्लीज़ घर से खाना खाइए आजकल, और बाद में जब सर्दियाँ आएंगी खूब खाइएगा। सो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।